ओके ओके सर। ओके स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग। पता नहीं रिकॉर्डिंग हो गिरी है कि नहीं। हाँ कैमरा बंद कर लीजिए आप लोग। ठीक है ओके। नाउ टॉपिक इज कपल। व्हाट इज कपल? व्हेन टू फोर्सेस, मतलब कपल मतलब होता है जोड़ी, फोर्सेस की जोड़ी, दो फोर्स की जोड़ी को हम लोग कपल बोलते हैं। ठीक है अच्छा। व्हेन टू फोर्सेस, when two equal and opposite forces, equal and opposite forces, equal and opposite मतलब equal in magnitude but opposite in direction. When two equal and opposite forces acting on a body, acting on a body having different line of action, having different line of action, having different line of action, form a couple, form a couple. इसको हम लोग कपल बोलते हैं। जैसे ये लेट्स से आई एम टेकिंग डायग्राम, लेट्स से एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप। ठीक है, you are applying two forces, one force in this direction and other force in opposite direction, and these two forces they are equal in magnitude but they are different line of action. इसका line of action मतलब इसका line इधर है फोर्स का and ये इसका line है। तो इस तरह के अगर कभी फोर्स हम अप्लाई करते हैं, दोनों का लाइन अलग अलग होना चाहिए, सेम लाइन में नहीं होना चाहिए, नो। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कपल। तो जस्ट हियर अगर इस तरह के दो फोर्स में अप्लाई करेंगे इक्वल एंड अपोजिट, तो ऑब्जेक्ट विल रोटेट, ऑब्जेक्ट रोटेट कर जाएगा। ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा कि नहीं? अगर मैं एक फोर्स ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, एक को नीचे अप्लाई कर रहा हूं, तो स्टार्टेड रोटेटिंग, इट विल रोटेट, ये रोटेट कर जाएगा लाइक दिस वे, स्टार्टेड रोटेटिंग। इट मींस यू कैन से प्योरली रोटेशनल मोशन, ये रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है, रोटेशनल मोशन। क्योंकि आप इस तरह के फोर्स अप्लाई करोगे इक्वल एंड अपोजिट और जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, तो एटलीस्ट ऑब्जेक्ट स्टार्टेड रोटेटिंग, वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। लेट्स से एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं जैसे ये, लेट्स से एग्जांपल स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार, स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार, जैसे कार का स्टीयरिंग व्हील होता है, तो आप वहां पे क्या स्टीयरिंग व्हील का आपने देखा होगा गाड़ी चलाते हुए, अगर दोनों हाथ से कोई गाड़ी चला रहा है तो एक फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई करता है, एक नीचे की तरफ अप्लाई करता है, अल्टीमेटली स्टीयरिंग व्हील क्या होता है? रोटेट करने लगता है, रोटेट करने लगता है कि नहीं? और भी बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाटर टैप, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाटर टैप। आप देखते हैं जब वाटर टैप को ओपन या क्लोज करते हैं तो आप दो फोर्सेस अप्लाई करते हैं इक्वल एंड अपोजिट, अपने फिंगर से दो फोर्स अप्लाई करते हैं इक्वल एंड अपोजिट, और टैप का जो नॉब होता है वो रोटेट कर जाता है। की इन अ लॉक, की इन अ लॉक, आप लॉक में देखिए जब की को इंसर्ट करने के बाद आप दो फोर्स अप्लाई करते हैं इक्वल एंड अपोजिट, तो की रोटेट, जो की होता है वो रोटेट कर जाता है। आप देखिए ना, कोई बॉटल का, अगर कोई बॉटल का जो ऊपर का ढक्कन होता है आप उसको भी ओपन करोगे तो दो फोर्स अप्लाई करते हैं इक्वल एंड अपोजिट, वो रोटेट करने लगता है। बॉटल का कोई भी मतलब ओपन, उसका जो ऊपर का ढक्कन अगर ओपन कर रहे हैं, ठीक है, जो वाटर बॉटल होता है दैट वन। इसमें कपल क्या होता है, जब दो फोर्स अप्लाई करते हैं आप, दोनों इक्वल होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों का लाइन अलग अलग होना चाहिए, सेम लाइन में नहीं होना चाहिए। क्यों सेम लाइन में क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे ये तो ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए तो जैसे एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप, अगर आप दो फोर्स ऐसे अप्लाई करेंगे और दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम जगह पे आ जाएगा, तो क्या ये रोटेट करेगा? ये रोटेट नहीं करेगा। इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होना चाहिए, कॉन्साइड नहीं करना चाहिए। नो, हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट कि व्हाई लाइन ऑफ एक्शन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, क्योंकि अगर वो कॉन्साइड कर जाएंगे तो कैंसिल कर देंगे, फिर दे विल नॉट रोटेट, ऑब्जेक्ट विल नॉट रोटेट। इज इट क्लियर? नो, सो we are going to study that is couple. अच्छा,
नो लुक हियर, अगर आप इस तरह के दो फोर्स अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट रोटेट कर जाता है, तो उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। इज इट क्लियर? सो एबिलिटी ऑफ ए कपल, ability of a couple means pair of forces to rotate any object to produce rotational motion called moment of a couple। उसको हम लोग moment of a couple बोलते हैं, moment of couple, इसको हम लोग moment of couple बोलते हैं। एंड moment of couple also called torque, इसको भी torque बोल सकते हैं। moment of couple also called torque, इसको भी torque बोलते हैं। Are you getting? You have copied on this introduction part? Yes, you copied on this one. आई होप आपको आइडिया लग गया कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क। जब हम पेयर ऑफ फोर्सेस अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, तो उसको हम मोमेंट ऑफ कपल बोलेंगे। प्रियंका अटेंडेंस मुझे भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है? Yes, sir. सर वो मोमेंट है या मूवमेंट है? मोमेंट, MOMENT। ओके सर। Once you copied, just inform me, so I will proceed. Done, sir. Okay. Now, okay. What is the formula of moment of couple? Just see any object of any shape, okay, and you are applying force like this way.
इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ओके, आई एम टेकिंग एग्जांपल ओनली. यू आर अप्लाइंग फोर्स लाइक दिस वे. दिखाओ ना. हाँ, force like this way, having different line of action. Let's say R is the perpendicular distance between both the forces. R is the perpendicular distance between both the forces. This is, it will rotate. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Magnitude of one force. Take the magnitude part. Don't take sign. Magnitude of one force into perpendicular distance between the forces. Perpendicular distance. Distance between two forces. Distance between two forces. Two forces. ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Tau is equal to F into perpendicular distance. अच्छा, ये टॉप कहेंगे, टॉर्क तो हम सर पहले भी पढ़ चुके हैं और टॉर्क आप दोबारा फिर से पढ़ा रहे हैं. दोनों को टॉर्क बोलते हैं? यस, दोनों को टॉर्क बोलते हैं. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वहां पर वन फोर्स लगता है, यहाँ पे टू फोर्सेस लगते हैं. देखो मैं आपको समझा रहा हूं. एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकता है. आप दो फोर्स अप्लाई करेंगे तो भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकता है. जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, कार ड्राइविंग करते हैं कुछ लोग दोनों हाथ से करते हैं. बहुत से लोग, वैसे जनरली दोनों हाथ से किया जाता है, लेकिन कुछ लोग एक हाथ से भी ड्राइविंग कर लेते हैं. आर यू गेटिंग? तो आप एक हाथ से व्हील को रोटेट, स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करेंगे तो भी रोटेट हो जाएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं. अब दोनों हाथ से करेंगे तो भी हो जाएगा. इसका मतलब वन फोर्स अप्लाई करेंगे तो भी ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, उसको भी टॉर्क बोलेंगे. टू फोर्सेस अप्लाई करेंगे देन आल्सो ऑब्जेक्ट रोटेट, उसको भी हम टॉर्क बोलेंगे. इसका मतलब टॉर्क मतलब एक टॉर्क एक जनरल वर्ड है. चाहे आप एक फोर्स लगाओ चाहे दो फोर्स लगाओ, अगर वो रोटेट होता है तो यू कैन से इट्स अ टॉर्क. आप उसको टॉर्क बोल सकते हैं. कॉपरन फॉर्मूला अच्छा, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में उसको यूज करेंगे. तो ये फॉर्मूला आप याद रखना कि ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हैं हम लोग. मतलब इसको आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज करेंगे, रोटेशनल मोशन में यूज करेंगे, देन मैग्नेटिज्म में यूज करेंगे. ठीक है? तो इट विल दिस फॉर्मूला फर्दर यूज्ड इन वेरियस चैप्टर्स. तो रिमेंबर एंड मेमोराइज दिस फॉर्मूला. मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? Yes, sir. ओके. Just a minute. फिर इसके पहले क्या सीखा है? कुछ नहीं बेटा, कपल पढ़ा है. ये देखिए कॉपी कर लिया सबने. कपल बस ये भी स्टार्ट किया हमने. सर कितने पे छोड़ू?
हाँ बेटा, आवाज साफ नहीं आ रही, बोलिए। दो मिनट दिखाओ ना, वो स्क्रीनशॉट लेना। ये लीजिए। हो गया? यस, गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो? यस सर। हाँ हो गया ना? मैं प्रोसीड करूं? यस सर। ओके नाउ, हाँ सर। तो टॉर्क का ये फॉर्मूला हो गया। वैसे टॉर्क का फॉर्मूला जो पहले पढ़ा था वो भी होता है, आर क्रॉस एफ। इज इट क्लियर? आर क्रॉस एफ भी होता है। यूनिट और डायमेंशन एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम होता है। यूनिट सेम होता है, दैट इज एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर, सीजीएस डायन सेंटीमीटर, डायमेंशन वही सेम होता है, दैट इज m1 l2 t-2, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, लेकिन फिर आप कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम होता है, सर आपने कल भी पढ़ाया था एक टॉर्क क्लास लेक्चर में, वो अलग टॉर्क था, ये अलग टॉर्क है, दोनों डिफरेंस क्या है वो बता देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? देखो, जो लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ा था, मतलब थर्सडे को, वो भी टॉर्क था। आज जो पढ़ रहे हैं वो भी टॉर्क है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो थर्सडे को पढ़ा था उसमें सिर्फ एक फोर्स लग रहा था, इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं? इसमें दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो समझते हैं। जैसे ये, तो मैं दोनों का डिफरेंस बता रहा हूं। जैसे ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस? इसमें डिफरेंस क्या है? सी, हाँ, इट्स द डिफरेंस, जस्ट सी द डिफरेंस। जैसे ये डिफरेंस देख लो, बोथ आर कॉल्ड टॉर्क, दोनों को टॉर्क बोलते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं। तो कंफ्यूज मत होना, इसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर एक फोर्स लगा रहे हैं तो यू कैन से इट्स अ मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको भी टॉर्क बोलेंगे। तो टॉर्क एक जनरल वर्ड होता है, इसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में रोटेशन होता है, तो बोथ प्रोड्यूस रोटेशन, दोनों रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बोथ प्रोड्यूस रोटेशन, रोटेशन, दोनों रोटेशन बना रहे हैं। ठीक है, ओके। हाँ, लेकिन इसमें वन फोर्स अप्लाइड, सिर्फ इसमें एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, वन फोर्स अप्लाइड। और इसमें क्या होता है? पेयर ऑफ फोर्सेस अप्लाइड, पेयर ऑफ फोर्सेस अप्लाइड। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर दोनों को ही टॉर्क बोलना है, तो इसमें एक लग रहा है इसमें दो लग रहा है। ठीक है, अलग अलग है, लेकिन दोनों को टॉर्क बोलते हैं, दोनों का यूनिट, दोनों का डायमेंशन, सब एवरीथिंग इज सेम। इज इट क्लियर? दोनों का यूनिट डायमेंशन सेम होता है। ओके नाउ, तो लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ा था कि सपोज कर लो ये मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ा था कि सपोज कर लो ये स्पैनर है और आप इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि स्पैनर है, दिस इज अ स्पैनर, और आप इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, वहां पर मैंने बताया था कि ये जो होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और आप इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे थे हियर,
तो फोर्स को हमने आगे भी एक्सटेंड कर दिया था और बैकवर्ड एक्शन में भी एक्सटेंड कर दिया था। सो ये तुम्हारा हो जाता था आर, इसको ओरिजिन लेते थे हम लोग, दिस इज आर, और दोनों के बिटवीन एंगल क्या था, थीटा। एंगल थीटा था, कैमरा बंद कर दीजिए, ठीक है, एंगल थीटा था। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला बनता था, ठीक है। यहां पर क्या आज जो हमने पढ़ा उसमें क्या फर्क है, इसमें तो एक फोर्स लग रहा था, इसमें दो फोर्सेस लगेंगे। सपोज यू वांट टू रोटेट एनी ऑब्जेक्ट एंड दिस इज पाइवॉट हियर, पाइवॉट मतलब उसके अराउंड वो रोटेट कर सकता है, इट इज पाइवॉटेड हियर, इट कैन रोटेट अराउंड, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर आप दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डाउनवर्ड और दूसरा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपवर्ड, हियर लाइक दिस वे, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो रोटेट करने लगेगा, ऑब्जेक्ट स्टार्टेड रोटेटिंग, ठीक है। एक्चुअली इसमें भी एक्चुअली टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज कर लो इधर से डिस्टेंस बन रहा है R1 और इधर से डिस्टेंस बन रहा है R2, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बन रहा है दैट इज R। हाँ, तो यहाँ पे दो टॉर्क लग रहे हैं, यहाँ पे दो टॉर्क लग रहे हैं, जैसे ये टॉर्क इज इक्वल टू, दो टॉर्क लग रहे हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरा भी होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू R। तो दोनों इसमें क्या फॉर्मूला क्या बनता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, दोनों का यूनिट सेम होता है, दोनों का नाम सेम होता है, लेकिन दोनों फर्क क्या है कि उसमें एक फोर्स लगता है, इसमें दो फोर्स लगते हैं। आर गेटिंग, इसमें एक फोर्स लगता था, इसमें दो फोर्स लगते हैं, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीस टू। तो आर गेटिंग, हमने थर्सडे को क्या पढ़ा था और आज क्या पढ़ा हमने, इज इट क्लियर? सो रिमेंबर, अगर मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो स्टूडेंट उसको टॉर्क बोलेगा या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेगा। अगर Yes, sir. दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसको टॉर्क भी बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ कपल भी बोल सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला, दोनों का यूनिट, दोनों का डायमेंशन, एवरीथिंग इससे मिला। ओनली डिफरेंस इज वन फोर्स एंड टू फोर्स, और उसमें आर अलग होता है, इसमें आर थोड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस हो जाता है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन दीस टू टॉर्क, जो थर्सडे पढ़ा था, जो आज पढ़ा हमने। Understood, sir. Yes, understood. Yes, sir. ओके, सो अगर आपने कंप्लीट कर लिया हो तो मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं। सर रुको सर। Wait, sir. अच्छा, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, आप लोग का आज स्पेस कब है, मतलब आपका गैप कब सर है? आज 1 बजे भी है क्या लेक्चर? हाँ, 1 बजे लेक्चर है, लेकिन शायद वो नहीं हो पाएगा, इसलिए पूछ रहे थे, उसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं क्या? उसके बाद आपका कौन सा लेक्चर होता है? मेरे लेक्चर के बाद 1 o'clock वाले लेक्चर के बाद आपका कौन सा इंग्लिश लेक्चर है? मैथ सब रहते हैं। इंग्लिश में सर, हाँ मतलब आप सर। शाम तक बिजी हैं? मुझे आज का लेक्चर एक्चुअली कैंसिल सर करना है आपके तो, लेक्चर के बाद हिस्ट्री का लेक्चर है। हाँ, अच्छा, नहीं एक्चुअली मुझे ना ये वाला लेक्चर ना 1 बजे वाला कैंसिल और करना है। फिर आईसी या फिर वो अच्छा, समझ गया, मैथ्स है फिर उधर, नहीं, हाँ ठीक है, समझ गया, फिर शाम को मैथ्स भी है, पॉसिबल मैथ्स भी लिया होगा, ठीक है। अच्छा, 1 बजे वाला लेक्चर मुझे रीशेड्यूल करना था, कल करे क्या, संडे को? कि रहने दे?
ओके बोलिए। सर, Yes, sir. चलेगा। सर शाम को 7 बजे ले लो ना सर, हाँ संडे रहने दो। शाम को हाँ 7 सर, बजे ले लेना। अच्छा ठीक है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको Yes, sir. जैसा भी होगा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। 1 बजे वाला लेक्चर नहीं होगा, ठीक है? ओके, तो मैं मैसेज डाल दूंगा, ठीक है? नाउ सर सो क्योंकि संडे को 10 o'clock को बायोलॉजी क्लास। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके, नाउ तो नेक्स्ट वीक शिफ्ट कर देते हैं, नेक्स्ट वीक को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? चलो देखते हैं। ओके, सो कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन? So 2 minutes, 2 minutes, I'm completing. No, sir, wait, I'm completing. ओके, Yes, sir. okay. Now, next one is equilibrium of a rigid body. Equilibrium of a rigid body. Just wait. No. एक टॉपिक होता है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ा था, आज पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको सीजी बोल सकते हैं शॉर्ट में, सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़ चुके थे। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट था जहां पे टोटल मास बॉडी का कॉन्सेंट्रेट होता है। नाउ व्हाट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी? लेट्स से एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी शेप का है। The number of particles are here. Let's say M1. Here it is M2. Let's say this is M3 and this is Mn. इस बॉडी का जो पूरा वेट होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो इसका वेट क्या होगा? इसका वेट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू M1g। इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा दैट इज इक्वल टू M2g। ठीक है, इसका वेट भी नीचे में, सबका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। That is equal to M3g or Wn, that is Mng. So what is center of gravity? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है जहां पे बॉडी का टोटल वेट एक्ट होता है वर्टिकल डायरेक्शन में। इट एक्ट्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो यू कैन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट इज अ पॉइंट where the total weight of the body acts vertically downward. Suppose कर लो, हम assume कर ले कि यहाँ पे suppose कर लो center of gravity, let's say CG. तो body का जो पूरा weight है वो इस point पे downward direction में act करेगा। here downward direction में इस point पे पूरा weight जो है वो act करेगा here downward direction। तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देंगे दैट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेयर द टोटल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो टोटल वेट मतलब जैसे ये मैं समझा रहा हूं, इसको डेफिनेशन क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट और पोजीशन, इज अ पॉइंट और पोजीशन where total weight of the body
of the body acts vertically downward. Vertically downward. इसका मतलब क्या हुआ? एंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो चेंज नहीं होता है. द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन. इसका मतलब बताते हैं भी, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन. ओके, वो अपनी जगह से चेंज नहीं होता. लेट मी टेल यू, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन मतलब जैसे ये वेट, तो टोटल वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा? यू ऐड ऑल द इंडिविजुअल वेट, सारे वेट्स को ऐड कर देंगे. W3 प्लस 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 WN, तो टोटल वेट क्या हो जाएगा? दैट इज M1G प्लस M2G प्लस M3G, लाइक दिस वे, प्लस MNG. टेक G कॉमन, you will get M1 plus M2 plus M3 plus Mn into G. So that is equal to total mass of the body. तो M को हम बोल देंगे that is equal summation of all the masses. Total, that is M1 plus M2 plus Mn. That is equal summation का sign है. This is a sign of summation. Summation of all the masses, that is total mass of the body. Total mass of body. Okay, now so this is the weight. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है जहां पे बॉडी का टोटल वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है. दिस इज वन थिंग. सेकंड थिंग, वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता. मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको इस तरह से रखो, आप उसको चाहे इस तरह से रखिए जैसे ये, आप चाहे तो इसको लाइक दिस वे, आप किस कैसे भी इसको इट्स लाइक दिस वे, वो इस तरह से भी हो सकता है. हाँ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, वो अपनी जगह से मूव नहीं करता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता. सपोज ये अगर सपोज कर लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सेंटर पे, तो तुम ऑब्जेक्ट को कैसे भी रखोगे वो अपनी जगह पे ही रहेगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी जगह से मूव नहीं करेगा. नो, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है. अगर यहाँ पे वेट एक्ट हो रहा है तो वेट हमेशा उधर ही एक्ट होगा, वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करेगा. नो, वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है. आर यू गेटिंग? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट where the total weight of the body acts vertically downward. It is independent of orientation. मतलब अगर आप उसको वर्टिकल रख दो या हॉरिजॉन्टल रख दो या टिल्ट कर दो तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी जगह से चेंज नहीं होगी. नो, नेवर. यू गॉट दिस वन कॉन्फिडेंस. जिस स्मॉल टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आप बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है जहां पे बॉडी का टोटल वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड. So can you scroll up?
सर ऊपर का दिखाना पड़ेगा। डन सर। सो अच्छा, एक बार याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल कब होता है? जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के विद इन पास होके जाता है। अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी से बाहर चला गया ना, देखो ये दोनों स्टेबल रहेंगे फर्स्ट टू डायग्राम, लेकिन थर्ड डायग्राम स्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के बाहर चला गया। तो अगर जैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी से बाहर गया, जैसे थर्ड केस में होता है, तो फिर बॉडी अनस्टेबल हो जाएगा, वो गिर जाएगा, वो बैलेंस नहीं रह सकता। इज इट क्लियर? तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के विद इन पास होना चाहिए। लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो इटली का है, वो क्यों नहीं गिरता है? वो इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉडी के विद इन पास होके जा रही है। आर यू गेटिंग? तो अगर बॉडी के विद इन पास होके जा रही है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं गिरेगा, वो स्टेबल रहेगा। हाँ, अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी से बाहर चला गया, बॉडी के विद इन पास नहीं हो रहा, बाहर चला गया, तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कि हम लोग जब स्लोप पे सपोज कर लो जैसे ये ट्रैकिंग कर रहे हैं, और सपोज कर लो हम लोग कुछ जिस हिली एरिया उस पर जैसे हम लोग ऊपर चढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना बॉडी को थोड़ा बेंड कर लेते हैं, क्योंकि अगर स्लोप इस तरह से है तो आप स्ट्रेट तो नहीं जा सकते ना। आप अगर इसे स्ट्रेट खड़े रहेंगे तो क्या होगा? आप गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी से बाहर चला जाएगा। आर यू गेटिंग? तो आप अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को बेंड कर लेते हैं, अपने आप को बेंड कर लेते हैं। बेंड इसलिए करते हैं ताकि बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के विद इन पास होना चाहिए। आर यू गेटिंग? तो हमेशा ध्यान रखना, कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल तभी रहता है जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के विद इन जाता है, तभी वो बैलेंस रह सकता है। ये बात क्लियर हुआ? तो बॉडी से बाहर गया तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझा ना? ओके यस सर। Yes, ओके, sir. नो। अच्छा, अब क्वेश्चन Yes. आता है कि सर आपने पहले सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था, आज सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया, क्या दोनों एक ही होता है क्या? तो somebody ask you, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास क्या एक ही जगह पे होते हैं दोनों? तो आप बोल सकते हैं यस, जनरली दोनों एक ही जगह पे होते हैं। यस, जनरली बोला मैंने, नॉट एवरी टाइम। ओके, तो रिमेंबर जनरली जस्ट हियर in general, just position of center of mass and center of gravity coincides, दोनों एक ही जगह पे होते हैं। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पे होते हैं जनरल केसेस में। इफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल है तो दोनों एक ही जगह पे रहेंगे। बट इफ ऑब्जेक्ट इज लार्ज, suppose if object is very large, for large objects, center of mass and center of gravity do not coincide, do not coincide. हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। Is it clear?
are at different places, are at different positions. तो नॉर्मली आपके सिलेबस में तो छोटे ही ऑब्जेक्ट्स आएंगे ना, डिस्क होगा, रिंग होगा, छोटे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, डिस्क होगा, रिंग होगा, कोई रॉड होगा। तो याद रखना सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही जगह पे रहेंगे। आर गेटिंग? तो आपके सिलेबस में छोटे ऑब्जेक्ट्स लिए जाते हैं तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों की पोजीशन एक ही जगह पे रहेगी। मतलब जहां पे बॉडी का टोटल मास कॉन्सेंट्रेट रहेगा वहां पे बॉडी का वेट भी एक्ट होगा। इज इट क्लियर? तो हाँ, लेकिन ये याद रखिएगा अगर जैसे बड़े केसेस में जैसे माउंटेन्स वगैरह हो गया तो माउंटेन्स का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम जगह पे नहीं होता है। नो, इज इट क्लियर? क्योंकि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाता है और आपको मालूम है जी की वैल्यू चेंज होती है विद हाइट, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह पे नहीं होता। इज इट क्लियर? बट जनरली आपके केसेस में छोटे ऑब्जेक्ट्स लोगे तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे कॉन्साइड, दोनों एक ही जगह पे रहेंगे। ये बात क्लियर हुआ? ओके, तो रिमेंबर दिस स्मॉल थिंग, ये छोटी सी बात याद रखना। और आपके केस में फर्स्ट वो थिंग रहेगा, ऑब्जेक्ट्स आर वेरी स्मॉल, तो दे आर एट द सेम प्लेस। ओके, नो equilibrium of a rigid body. Equilibrium of a rigid body. Actually rigid body क्या होता है? रिजिड बॉडी एक आइडियल बॉडी अज्यूम किया गया, ऐसा कोई बॉडी होता नहीं, नो, अज्यूम किया गया एक ऐसा बॉडी की उसमें कितना भी बड़ा फोर्स अप्लाई करो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। डायमंड इज वेरी क्लोज टू इट, डायमंड बहुत ही क्लोज है, बट वर्ड में देखो फिजिक्स कहती है कि यूनिवर्स में कभी भी कोई चीज 100% नहीं होती, तो ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती जो 100% रिजिड हो। आप फोर्स अप्लाई स्टेशनरी करेंगे, रहता है, स्टेशनरी बोल सकते हैं कि मतलब स्टेशनरी नहीं, उसके शेप और साइज में कोई चेंजेस नहीं होंगे। नो, बताओ मुझे, ठीक है मैं लिख के दिखा देता हूँ। जैसे ये रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी, rigid body is that body, is that body, it does not matter how large force you are applying, एक सेकंड यार, क्या है ये, अगर मैं उठाऊंगा तो कट भी जाएगा ये, एक मिनट रुको। Just here, it does not matter how large force you are applying, force you applied, how large force applied, there is no change in shape or size, there is no change in shape or size, either externally or internally. External internal कोई changes नहीं होगा, either external or internal. मैंने बोला कि ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, अगर फोर्स अप्लाई करेंगे कुछ ना कुछ तो चेंजेस हो ही जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं होता है, एक आइडियल बॉडी अज्यूम किया गया। ठीक है, अच्छा ये बैलेंस कैसे होता है? वैसे इक्विलिब्रियम जो होता है वो दो तरह का होता है, देयर आर टू टाइप्स, आर यू गेटिंग? काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फर्स्ट काइंड इज, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब स्ट्रेट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या समझने की कोशिश करो, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग सपोज आप लोग का जो अपना घर है, सपोज कर लो किसी बिल्डिंग में रहते हैं आप, लेट्स से हम एग्जांपल ले रहा हूं, सकता बंगलों में भी रहते हो, मैं बिल्डिंग का एग्जांपल ले रहा हूं।
लेट्स से कोई बिल्डिंग है, आप उसका घर है आपका उस बिल्डिंग में, तो आप देखते हैं ना बिल्डिंग बहुत ही स्टेबल होती है, वो बिल्कुल मूव नहीं करेगी और आगे या कुछ रोटेट भी नहीं करेगी। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखा है क्या? बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है कि बिल्डिंग बनाते समय पहले पिलर्स बनाए जाते हैं, पहले पिलर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। पिलर्स बनाने के बाद फिर उसके ऊपर उसकी रूफ रखते हैं, उसके ऊपर रूफ रखी जाती है। बिल्डिंग बनाने के बाद उसके ऊपर उसका रूफ रखते हैं, लाइक दिस वे। आपने कभी ध्यान दिया है जैसे है पूरा रूफ में इतना मटेरियल यूज होता है, इतना सीमेंट यूज होता है, आयरन रॉड्स यूज होते हैं इसमें, तो सबका वेट तो नीचे की तरफ होना चाहिए ना, नीचे गिर जाना चाहिए फिर उसको, लेकिन गिरता नहीं है, वो वेट नीचे की तरफ होता है। लेकिन एक्चुअली वो पिलर्स पे टिका रहता है। वो क्या करता है, पिलर्स को प्रेस करता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड प्रेस करता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो नीचे प्रेस करता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो पिलर्स क्या करते हैं, ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और वो बैलेंस हो जाता है। तो इसका मतलब जितना भी आप फ्लोर बनाओगे, जितना भी रूफ होगा, सब नीचे की तरफ वेट एक्ट होता है, लेकिन पिलर्स जो है वो पिलर्स को प्रेस करता है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड एक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो पिलर्स जो है उसको ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बात समझा क्या? ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब बिल्डिंग बनाते हैं तो पिलर्स बिल्कुल काउंट करके बनाए जाते हैं। पहले पिलर्स बनाए जाते हैं, बाद में उसके ऊपर रूफ वगैरह रखते हैं, ठीक है। आप देखिए घर में कोई भी रिनोवेशन कर सकते हैं, लेकिन आप पिलर्स को कभी मूव नहीं कर सकते, क्योंकि अपवर्ड फोर्स डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो पूरी बिल्डिंग जो होता है वो ट्रांसलेशनली बैलेंस्ड होता है, वो आगे या पीछे नहीं जाएगा, बिल्कुल बैलेंस रहेगा। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, पूरा अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बिल्कुल इक्वल होता है, बैलेंस होता है, और बिल्डिंग स्टेबल होती है। यू कैन से ट्रांसलेशन मतलब आगे या पीछे नहीं जाएगा, स्ट्रेट। ट्रांसलेशन मतलब स्ट्रेट, ओके। नाउ जस्ट वेट, तो ओके नाउ सी, तो जितने भी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी जीरो, जितने भी फोर्सेस एक्ट होते हैं सबका सम जीरो होता है। इसका मतलब F1 प्लस F2 सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस वहां पर एक्ट हो रहे हैं, इज इट क्लियर? सबका सम क्या होता है? जीरो, इसलिए वो बिल्डिंग बैलेंस होती है। आर यू गेटिंग? ये समझ में आया कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है? बहुत इनका समझ में आया? यस सर। ओके, सेकंड होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। Yes, sir. रोटेशनल सर फिर भी इसको डिफाइन करना है तो कैसे लिखेंगे? आप ये बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एक ऐसा बॉडी, मतलब ट्रांसलेशन बैलेंसिंग, मतलब कि कोई बॉडी, ऐसा बॉडी जिसपे सारे वेट बैलेंस हो रहे हो। अब बैलेंस मतलब दे विल कैंसिल ईच अदर, बैलेंस मतलब दे विल कैंसिल। बैलेंसिंग मतलब क्या? उस पे एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, तो यू कैन से वो उनके सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करके कैंसिल कर दे रहे हैं, तो नेट फोर्स जीरो है। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम आप बोल सकते हैं कि जिस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होता है, दैट इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी आएगा, मतलब बिल्डिंग रोटेट भी नहीं करना चाहिए। पता चला आपने ऐसा भी हो सकता है ना, कभी किसी कैसी बिल्डिंग आपने बना दिया कि एक तरफ वेट ज्यादा हो गया, बिल्डिंग के एक तरफ वेट ज्यादा हो गया, दूसरी तरफ वेट कम हो गया, तो बिल्डिंग रोटेट कर जाएगी, फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम मींस कि उस पे नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, तो नेट टॉर्क शुड बी जीरो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क शुड बी जीरो। तो जितने भी टॉर्क उसमें लग रहे हैं, दैट इज τ1 प्लस τ2 लाइक दिस वे, सब जीरो होना चाहिए। प्लस 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 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब R1 F1 प्लस R2 F2, ये सबका सम जीरो होना चाहिए, प्लस R3 F3 दैट इज इक्वल टू जीरो। तो न्यूमेरिकल आएगा, तो आप दो इक्वेशन बनाएगा, एक इससे बनाएंगे और दूसरा इससे बनाएंगे, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे बनाएंगे, जस्ट कॉपी डाउन दिस वन, कॉपी कर लीजिए इसको। तो इस पे न्यूमेरिकल आता है
ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो कोई भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, सिविल इंजीनियर्स जब उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ब्रिज कोई होता है, कोई स्ट्रक्चर होता है, ऐसा बैलेंस बनाते हैं, पिलर्स ऐसे सेट करते हैं, तो उसके जो वेट ऐसे सेट किए जाते हैं कि बिल्कुल बैलेंस रहे। बोथ ट्रांसलेशनल एंड मतलब नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। सर आपने वो इरेज किया क्या डायग्राम? नॉट रिक्वायर्ड, वो तो बिल्डिंग का एग्जांपल लिया था, नॉट रिक्वायर्ड। कहीं थोड़ी ना बिल्डिंग हो, वो कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, छोटा स्ट्रक्चर हो सकता है, और वो कोई ब्रिज हो सकता है, वो कोई बिल्डिंग हो सकता है, एनीथिंग। यस सर। सर अपना जो टेबल होता है वो भी उसका ही एग्जांपल होगा ना? यस, टेबल, छोटा सा टेबल ले लो। अब देखो ना, जैसे सपोज कर लो डाइनिंग टेबल है, आपका डाइनिंग टेबल है, आपके घर में डाइनिंग टेबल सपोज है, आप डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ के बैठ जाइए, आपकी मम्मी आपको फौरन आके मना करेंगी, क्या कर रहे हो, वो खराब हो जाएगा, वो उसके जो नीचे जो पिलर्स लगा रखे हैं वो सब टूट जाएंगे, क्योंकि आपका वेट ज्यादा हो जाएगा। तो जो डाइनिंग टेबल का जो बनाया जाता है, तो उसके जो पिलर्स बनाए जाते हैं, 4 पिलर्स डाइनिंग टेबल के, वो उसके वेट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि उसमें 50 किलो या 100 किलो रख देंगे तो वो बैलेंस रहेगा। इसीलिए तो एक्चुअली वो बैलेंस किया जाता है अकॉर्डिंग टू द वेट, कि कितना वेट इसके ऊपर रखा जा सकता है। ओके, तो यू आर राइट, टेबल जो हमारा जो स्टडी टेबल होता है वो भी इसी पे बेस्ड होता है। ऑब्जेक्ट अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो रोटेट भी कर सकता है। आप देखिए ना, लीनिंग टॉप पीसा क्यों रोटेट कर गया, क्योंकि एक तरफ वेट ज्यादा हो गया, दूसरी तरफ कम हो गया, तो वो रोटेट करने लगा, तो एक्चुअली वो बेंड हो गया पूरा स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? तो कोई स्ट्रक्चर रोटेट भी कर सकता है, आगे मूव भी कर सकता है वो, लेकिन सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। ओके, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, जस्ट 10 मिनट्स आर लेफ्ट, मैं आप एग्जांपल लेके बता देता हूँ कैसे उसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, सी एन एग्जांपल लाइक ओके, ये सी ओके, लेट्स से अगर कोई मैं स्क्रॉल करूं, क्या हो गया ना, इसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स से ये याद रखना, पिलर्स हमेशा फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई कर। लेट्स से इज अ यूनिफॉर्म रॉड, लेट्स से इज अ यूनिफॉर्म रॉड एंड इट इज रेस्ट ऑन 2 पिलर्स, 2 पिलर बना देते हैं। दिस इज वन ऑफ द पिलर, लेट्स से ये एक पिलर है और एक पिलर और बना देंगे इधर। वैसे पिलर्स ऐसे तो नहीं होते हैं, फिर भी बना देते हैं, ऐसे चलेगा, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, वो 2 पिलर्स पे बेस्ड है, ओके, लाइक दिस वे हियर। अच्छा, सो पिलर्स तो ग्राउंड से अटैच होते हैं, वो तो नीचे जाएंगे नहीं, तो ग्राउंड से अटैच किए जाते हैं पिलर्स। पिलर्स देखिए हमेशा ग्राउंड से अटैच होते हैं, इज इट क्लियर? ओके, नो, तो ये एक रॉड रखा गया, दिस इज रॉड, यूनिफॉर्म रॉड,
ओके इसका मास m है और लेंथ l है। ओके तो एक बात बताइए, अगर मास m है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा? इधर होगा, बिल्कुल सेंटर पे, एग्जैक्टली सेंटर पे होगा, CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस बॉडी का पूरा वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, पूरा वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड हियर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पूरा वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो इसका वेट क्या हो जाएगा? दैट इज mg। अच्छा इसका टोटल लेंथ क्या है? दैट इज l। टोटल लेंथ क्या है? l है। इज इट क्लियर? टोटल लेंथ इज l। टोटल लेंथ इज l। सो ये जो पिलर्स हैं ये फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे। रिएक्शन फोर्स R फॉर रिएक्शन फोर्स R1 एंड R2। डिस्टेंस कहीं से भी ले सकते हैं। लेट्स से डिस्टेंसेस आर गिवन हियर, and let's say this distance is L1 and this distance is let's say L2। ठीक है, जैसे हियर। सो अगर न्यूमेरिकल करने को आएगा, सपोज आपको फाइंड आउट करना R1 R2, लेट्स से एनीथिंग, कुछ भी फाइंड आउट करना हो, सो आप इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो पहला आप अप्लाई करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी 0। तो कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 3 फोर्सेस लग रहे हैं। नीचे लग रहा है वेट, ऊपर लग रहा है R1 R2। तो ऊपर वाले फोर्स प्लस लेंगे, नीचे वाले फोर्स माइनस लेंगे, तो प्लस R1 प्लस R2 माइनस W इज इक्वल टू 0। उसको माइनस क्यों लिया? क्योंकि डाउनवर्ड है। उसको प्लस क्यों लिया? क्योंकि अपवर्ड है। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू W। तो यू कैन से R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यू कैन से अपवर्ड फोर्स, डायरेक्ट भी बच्चे कर लेते हैं, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ऐसे भी कर सकते हैं। डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ये तो हो गया फर्स्ट। अब सपोज कर लो आपको टॉर्क को भी 0 करना है, बैलेंस है बिल्कुल। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो नेट टॉर्क शुड बी 0। लेकिन टॉर्क के लिए आपको कुछ एक्सेस लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको टॉर्क का फॉर्मूला मालूम है ना, R इंटू एफ। तो R मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस, तो एक्सेस तो कहीं पे लेना पड़ेगा। अब देखो ये तुम्हारी चॉइस के ऊपर है। बॉयज एंड गर्ल्स लिसन प्रॉपर्ली, ये स्टूडेंट की चॉइस के ऊपर होता है कि वो टॉर्क कहाँ पे लेता है, सॉरी एक्सेस कहाँ पे लेगा, उसके ऊपर है। वैसे जनरली बच्चे, स्टूडेंट क्या कर सकता है, वो यहाँ पे एक्सेस ले सकता है। ध्यान देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे भी एक्सेस ले सकता है, मतलब ये पिलर के ऊपर R1 के ऊपर, R1 जहाँ पे वहां पे एक्सेस ले सकता है। वो R2 के ऊपर एक्सेस ले सकता है। वो सेंटर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पे एक्सेस ले सकता है, एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो स्टूडेंट की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग R1 की जगह पे ले लेते हैं, कुछ लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जगह पे एक्सेस ले लेते हैं, कुछ लोग R2 की जगह रहते हैं। मतलब डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ स्टूडेंट, ये फिक्स नहीं रहता है। यू कैन टेक एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी ले सकते हैं। समझा क्या? ओके। सपोज अगर मैं सपोज कर लो, अगर मैं सेंटर पे ही सपोज कर लो, मैं एक्सेस ले रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज आई एम टेकिंग एक्सेस हियर। तो नेट टॉर्क शुड बी 0, नेट टॉर्क शुड बी 0। तो कितने टॉर्क लगेंगे? 3, दैट शुड बी 0। समझ में आया? बॉयज एंड गर्ल्स मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर आप लोग को? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बॉयज एंड Yes, गर्ल्स? sir. अच्छा Yes, sir. अच्छा, ये देखो एक्सेस यहां पे ले रहे हैं। तो R1 का डिस्टेंस L1 से कितना, सॉरी एक्सेस से कितना L1, R2 का डिस्टेंस कितना है L2। Yes, sir. ठीक है, ओके Yes. ठीक है। तो अप्लाई करते हैं। तो ये होगा L1 इंटू R1 प्लस mg इंटू 0 माइनस, नहीं प्लस, ये माइनस होगा, माइनस L2 इंटू R2। आप कहेंगे ऐसे कैसे कर रहे हैं सर? एक मिनट रुको, दिखा रहा हूं।
तुमने एक्सेस यहाँ पे लिया बेटा, देखो जरा ध्यान से, एक्सेस यहाँ पे लिया है, ठीक है। R1 ऊपर लग रहा है, इसका डिस्टेंस यहां से कितना है L1। R2 ऊपर लग रहा है, इसका डिस्टेंस इधर से कितना है L2। वेट नीचे लग रहा है। तो एक बार बताओ, एक्सेस तो यहाँ पे है ना, एक्सेस ऑफ रोटेशन इज हियर, तुम्हें डिस्टेंस अब यहां से ही लेना है। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, R1 इंटू L1, इसका होगा R2 इंटू L2, लेकिन इसका डिस्टेंस तो 0 ही होगा। अगर एक्सेस पे फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या रोटेट करेगा क्या वो? तुम डोर को एग्जांपल लो, डोर के हिंजेस पे फोर्स अप्लाई करोगे, क्या डोर रोटेट करता है क्या हिंजेस पे अप्लाई के बाद? नहीं, एक्सेस पे अप्लाई करते हैं तो फोर्स एक्ट नहीं होता है और टॉर्क एक्ट नहीं होता है, आर की वैल्यू 0 हो जाती है। अच्छा, तो आप कहेंगे इसको माइनस क्यों लिया, इसको प्लस क्यों लिया, इसको माइनस क्यों लिया, इसको प्लस क्यों लिया, वाई? आप देखो ये किस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, किस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हमेशा माइनस होता है, और ये किस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा प्लस होता है। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये इसको एंटी क्लॉक, R1 जो है रॉड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, R2 जो है रॉड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन mg उसको कहीं पे भी नहीं ले जाने की कोशिश करेगा, उसका 0 ही होगा, क्योंकि वो एक्सिस पे ही एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, दैट इज L2 R2 इज इक्वल टू L1 R1, इक्वेशन नंबर 2। हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलिए। यस यस, आई एम लिसनिंग यू। सर यहाँ पे वो लेफ्ट में है इसीलिए नहीं लेंगे क्या उसे -L1? नहीं, लेफ्ट में क्यों, डिस्टेंस क्यों लेंगे, हमने फॉर्मूला तो बना लिया है ना। अब हम बस टॉर्क का फॉर्म डायरेक्शन साइन रख देंगे अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। पता दो बार साइन क्यों रखोगे, एक बार? वो ओरिजिन के लेफ्ट में है इसलिए नहीं, L1 हम लोगों ने नेगेटिव लिया। नहीं, वहां पे ओरिजिन नहीं लिया, वहां पे एक्सेस ऑफ रोटेशन लिया। ठीक है, तो नहीं वैसा मत करो, क्योंकि ऑलरेडी हम टॉर्क का साइन रख रहे हैं ना उधर। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ का साइन मतलब टॉर्क का डायरेक्शन देख लो, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो आप उसको माइनस में लोगे। अगर सपोज आपने फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप उसको माइनस लोगे, और आपने फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो आप उसको प्लस लोगे। यहाँ पे वो मत करो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम टॉर्क का साइन रख रहे हैं ना। क्योंकि देखो हमने ऊपर क्या लिखा है, देखो ये देखो, ये देखो τ1 प्लस τ2 प्लस τt, तो इनका साइन रखो ना, टॉर्क का साइन रखो ना। टॉर्क का साइन तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस होगा, प्लस होगा, क्लॉकवाइज होगा तो माइनस होगा। तो फिर इसका साइन मत दोबारा, फिर साइन के अंदर साइन मत रखो फिर। ठीक है, ओके। सो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्विंग 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो आपको R1 R2 की वैल्यू मिल जाएगी। R1 की वैल्यू मिलेगी, दैट इज इक्वल टू R1 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू mg L2 अपॉन L1 प्लस L2, और R2 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू mg L1 अपॉन L1 प्लस L2। इन दिस वे यू कैन सिंप्लीफाई इट। ठीक है, आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं R1 R2। नोट डाउन दिस वन, डायग्राम कॉपी कर लीजिए, ठीक है, या तो स्नैप ले लीजिए, जो भी है। आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इतना ही ना? हाँ इतना ही रहेगा आज। इसको कंप्लीट कर लीजिए। हाँ इसको कंप्लीट करके हाँ उसको कंप्लीट करके एग्जिट कर जाइएगा। जस्ट अ मिनट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर लास्ट का दिखाओ ना सर। अच्छा, और नीचे ले। हाँ बस उतना ही है बेटा, R2 के नीचे कुछ नहीं। सर थैंक यू सर। थैंक यू।